In yesterday's class, we have discussed that जब अलेक्जेंडर विश्व विजय का सपना लेकर चला तो उसने ये जितने भी ग्रीन शेड के अलावा जितने भी एरियाज दिख रहे हैं, इन एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। और वो आकर रुका था इंडस नदी, सामने दिख रही है इंडस नदी और उसकी ट्राइब्यूटरीज। और पोरस से युद्ध होने के बाद वो काफी घबरा गया, यानी कि बहुत मुश्किल से जीत मिली थी उसे। तो उसने सोचा कि अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि वो अंधविश्वासी बहुत ज्यादा था। तो ये डर उसकी पूरी सेना में फैल गया और उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और अलेक्जेंडर, ऐसा कहा जाता है कि इंडस नदी से ही वापस अपने देश लौट गया। तब मगध को बहुत पावरफुल माना जाता था, ऐसी इमेज थी, मतलब ऐसी लोग समझते थे। लेकिन कुछ समय के बाद मगध में एक ऐसे रूलर आए जो स्ट्रांग नहीं थे, और इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु के साथ, जिनका नाम था चाणक्य, उनके साथ मिलकर उठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 ईयर्स एगो मौर्यन डायनेस्टी को शुरू किया, मौर्यन एम्पायर को शुरू किया। और इंडिया के इस हिस्से को अपने अंडर कंट्रोल में लिया। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ मगध। पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें से ये था कि इतने बड़े एम्पायर को अगर हैंडल करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत होगी। तो उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए उसने टैक्स को स्टार्ट किया, और उस टैक्स को भी इकट्ठा करने के लिए हर जगह पर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। और उन ऑफिशियल्स की ईमानदारी को देखने के लिए उसने जासूसों की नियुक्ति की। जासूस को इंग्लिश में कहा जाता है स्पाई। ये देखने के लिए कि वो लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र ने सत्ता संभाली, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने, अब चंद्रगुप्त का ज्यादातर एरिया नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, है ना, ये एरिया कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया से बिंदुसार ने सत्ता संभालने के बाद दक्षिण की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया। और उन्होंने इतना एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी कि जहां पर आपको ये ऑरेंज कलर दिख रहा है वो सब बिंदुसार के जीते हुए एरियाज हैं। जो ग्रीन शेड आ रहा है साउथ में वो है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा, जिसे कलिंग भी कहा जाता है। ये एरियाज वो अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। अब बिंदुसार के बाद राजा बनने की बारी आई किसकी? अशोक की। तो अशोक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, क्या पहचानते हैं इसे? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या है ये इमेज। ये इमेज है बच्चों लायन एम्बलम, यानी कि एम्बलम मतलब क्या होता है? निशान, कोई चिन्ह। तो अशोक ने मौर्यन एम्पायर का एक एम्बलम डिसाइड किया, और उसने शेर के चिन्ह का इस्तेमाल किया। क्या बता पाएंगे आप चैट बॉक्स में कि इसमें कितने शेर हैं? देयर आर 4 लायंस। 3 तो आपको सामने दिख रहे हैं, एक
पीछे की तरफ है जो सामने से नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला शेर कैसे दिखेगा, ये कोई 3D इमेज तो है नहीं, ये तो 2D इमेज है। तो 3 सामने दिख रहे हैं, ऐसा का ऐसा जो सामने दिख रहा है उसके जस्ट पीछे एक और शेर है। तो कितने शेर हुए ये? 4। इन चारों शेरों को अशोक ने एक रॉक पिलर पर जमाया, है ना। वो इमेज भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये रही। ये है बेटा एक लोटस, दिस वन इज लोटस, और इस लोटस को उल्टा रखा हुआ है ना। उल्टे को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड लोटस, यानी कि उल्टे लोटस पर जो कि पत्थर का बना हुआ है, उसके ऊपर इन चारों शेरों को बनाया गया है। इसे हम कहते हैं बेटा अशोक चक्र, क्लियर। और यहां पर है ये बुल और एक तरफ है हॉर्स। तो अशोक चक्र, बुल और हॉर्स का क्या मतलब है, इतना मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। इन सब के ऊपर इस एम्बलम को, यानी कि इस लायन एम्बलम को एक बहुत ही बड़ा पिलर है, इसके ऊपर अरेंज किया। उस पिलर के ऊपर इन चारों शेरों को अरेंज किया और ये एम्बलम बना अशोक की तरफ से मौर्यन एम्पायर के लिए। ये उसने इस रॉक पिलर को कहां पर अरेंज किया? सारनाथ में। क्या आप जानते हैं कि सारनाथ की क्या इंपॉर्टेंस है? सारनाथ वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद पहली बार टीचिंग दी थी। एनलाइटमेंट कहां मिला था? बोध गया में। और फर्स्ट टीचिंग कहां दी थी उन्होंने? सारनाथ नियर वाराणसी। सिखाया बच्चों आपको, पहले पढ़ाया मैंने। तो सारनाथ में, क्योंकि अशोक गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा असर हुआ था गौतम बुद्ध का अशोक के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारनाथ में ही इस पिलर की स्थापना की। अब मैं वापस से उस राइटिंग वाली स्लाइड पर आता हूं। The lions that we see on our notes and coins have a long history. इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग भी तो करते हैं बच्चों। हम ये कहां देखते हैं इन चिन्ह को? जो हम रुपीस, जो नोट यूज करते हैं, हम किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो या तो कॉइन होता है, सिक्का होता है, या नोट होता है। तो आप देखते हैं ये अशोक, जो लायंस की जो इमेज है, ये उस हर नोट पर बनी हुई रहती है। तो वो जो इमेज ली गई है वो इस जगह से ली गई है, यानी कि इस रॉक पिलर पर ये जो लायन एम्बलम था वो बनाया गया था। और ये कहां पर था? सारनाथ में था, मतलब है अभी भी। तो वहां से इस इमेज को लेकर इंडियन करेंसी, यानी कि जो रुपीस है, उस नोट पर शो किया जाता है। इसका बहुत लंबा इतिहास है। और इसे क्या कहते हैं हम? दे आर कॉल्ड द लायन कैपिटल, carved in stone and placed on the top of a massive stone pillar at Sarnath. That was the emblem. Emblem मतलब होता है निशान। That was the emblem of Ashoka's empire. है ना। कुछ फ्लैग्स वगैरह होते हैं ना, जैसे फ्लैग्स होते हैं, है ना, कोई निशान होता है, कोई चिन्ह होता है जिससे हम पहचानते हैं कि ये किसे बिलोंग करता है। तो मॉडर्न एम्पायर को पहचाना जाता था इस लायन कैपिटल से, लायन से। Ashoka was one of the greatest rulers of history, and on his instructions, inscriptions were carved on pillars as well as on rock surfaces. अशोका जो हैं बेटा, वो ऐसे राजा थे, सम्राट कहा जाता था इन्हें, सम्राट अशोक। तो ये ऐसे सम्राट हुए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप मेरी कही गई हर बात को या धर्म की बातों को
इंस्क्रिप्शंस पर लिखें। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। और जरूरी नहीं है कि बच्चों उस समय पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। हालांकि अशोक ने वो सभी इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया, लेकिन जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था उन व्यक्तियों के लिए भी अशोक ने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, जो समय समय पर उन रॉक्स पर, उन पिलर्स पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर आम जनता को सुनाया करते थे। तो इतने महान राजा हुए हैं मौर्यन एम्पायर में, जिनका नाम है अशोक। इसके बाद मौर्यन एम्पायर, जैसा कि हम जानते हैं, इस स्लाइड में कोई नई बात नहीं लिखी हुई है कि इट वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के किस रिलेशन में आए? उनके दादाजी हो गए। अशोक के पिताजी का नाम क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 2300 इयर्स एगो उन्होंने इस मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त को किसका सपोर्ट मिला? बाय ए वाइज मैन, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि उनके गुरु भी थे। चाणक्य और कौटिल्य उनका नाम था। और चाणक्य के विचारों को एक बुक में लिखा गया है, उनके आइडियाज को एक बुक में लिखा गया है। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये वो एरिया है बेटा, ये पूरा जो ब्लू एरिया है ये दिखाता है अशोक एम्पायर को, यानी कि जितना एरिया बिंदुसार ने जीत रखा था उससे भी एरिया बढ़ा दिया अशोक ने। एक मिनट में बिंदुसार का एरिया भी बताता हूं आपको। ये देखिए, ये बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं। ये वाला रीजन हुआ है ना, ये वाला रीजन हुआ। तो ये ऐसे रीजन्स हैं जो बिंदुसार नहीं जीत पाए थे काफी हद तक, है ना। लेकिन अशोक ने उनसे भी 2 कदम आगे जाते हुए अपने एम्पायर को इतना ज्यादा विशाल फैला दिया। अब ये सब काम अशोक ने कैसे किए वो देखते हैं। अशोका की बेटा एम्पायर में बहुत सारे प्रमुख शहर हुए। देयर आर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 3 शहर। पहला है पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, कैपिटल थी। दूसरा है तक्षशिला और तीसरा है उज्जैन। यानी कि मौर्यन एम्पायर में जब अशोक राजा बने तो ये 3 प्रमुख शहर सबसे ज्यादा डेवलप हुए। पहला पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी कैपिटल थी। दूसरा तक्षशिला और तीसरा उज्जैन। अब मैं एक मैप बताऊंगा जहां पर आप देख पाएंगे कि पाटलिपुत्र कहां पर है, तक्षशिला कहां पर है और उज्जैन कहां पर है। ये देखिए, दिस वन इज पाटलिपुत्र, ये है तक्षशिला और ये है उज्जैन। क्लियर बच्चों? तीनों दिखे आपको? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। मैं रोज नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। और बाद में बच्चे नहीं कहेंगे कि सर वो भेजो। जब भी कोई नई स्लाइड आए आप उसका स्क्रीनशॉट लिया करें। रोज मैं कहता हूं, अब बार बार नहीं कहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, वापस से उसी स्लाइड पर आते हैं। अब तक्षशिला, पाटलिपुत्र तो चलो समझ में आता है कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी इसलिए महत्वपूर्ण था। तक्षशिला क्यों महत्वपूर्ण है? तो तक्षशिला वाज द गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल मतलब होता है मध्य एशिया। मध्य में यानी कि मिड में, एशिया के मिड में जितने भी देश आते हैं वहां पर जाने का रास्ता था तक्षशिला, है ना। गेटवे मतलब होता है रास्ता। तो सेंट्रल एशिया में जाने का जो रास्ता था वो तक्षशिला था, इसलिए तक्षशिला को इतना इंपॉर्टेंट माना गया। कैसे? ये देखिए, ये जहां जहां रेड लाइंस दिख रही है बच्चों, ये है सेंट्रल एशिया।
जैसे अरब, पर्शिया जिसे आज हम ईरान कहते हैं, चाइना, ये सब सेंट्रल एशिया के देश हैं। और यहां पर हम कैसे जाएंगे तक्षशिला से? देखो तक्षशिला आ ही इस एरिया में रहा है, ये रहा तक्षशिला। तो सेंट्रल एरिया में जाने के लिए तक्षशिला एक रास्ता था, गेटवे था। गेटवे मतलब रास्ता, ताकि अगर सेंट्रल एशिया में किसी को जाना है या सेंट्रल एशिया से किसी को मौर्यन एम्पायर यानी कि मगध आना है, तो तक्षशिला होकर ही आया जाता था, रास्ता वही था। क्योंकि उस समय पर बेटा ना तो एयरप्लेन्स थे, ना रेलवेज थी, ना ही इतने 4 लेन 6 लेन हुआ करते थे, है ना। तो रास्ते बहुत लिमिटेड थे, और इन रास्तों को कंट्रोल करते थे एम्परर्स। यानी कि ये जो आने जाने के जो लिमिटेड रास्ते थे, इन्हीं रास्तों को एम्परर्स कंट्रोल करते थे। क्यों कंट्रोल करते थे? क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां से आएगा जाएगा, उसे उसकी सुरक्षा के बदले में ये एम्परर्स उनसे कुछ ट्राइब्यूट, ट्राइब्यूट का मतलब होता है गिफ्ट, कोई गिफ्ट ऑफ मांगते थे कि जंगल में आने जाने के लिए रास्ते में आपको डाकू मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, जो आपका सामान भी लूट लेंगे, आपको मार भी देंगे। तो इसके बदले में, आपकी सुरक्षा के बदले में आप हमें कुछ गिफ्ट आप दें, तो हमारे राजा को एक रेगुलर इनकम भी होती रहेगी। इस वजह से उस समय पर जो अशोक का जिस समय चल रहा था, उस समय पर जो मौर्यन एम्परर्स थे, वो सभी राजा इन रास्तों पर अपना कंट्रोल रखते थे, है ना। रास्तों के लिए लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि हर राजा उन रास्तों पर कंट्रोल रखकर ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट कमाना चाहता था, अर्न करना चाहता था। इसलिए तक्षशिला किसका गेटवे हुआ बेटा? सेंट्रल एशिया में जाने का। उसी तरह से उज्जैन गेटवे है साउथ इंडिया में आने का। यानी कि डाउन एरो बना के मैंने क्या बता रहा हूं कि अगर मुझे नीचे की तरफ साउथ इंडिया में जाना है, तो उज्जैन वो जगह है जहां से होकर साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण के भारत में जाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो तक्षशिला हुआ, या पाटलिपुत्र हुआ, या उज्जैन हुआ, है ना, ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, ये बात आई आपको समझ में? अब वापस से उसी स्लाइड पर आते हैं। Merchants, officials, and craft persons probably lived in the societies. In other areas, there were villages of farmers and herders. ऐसा माना जाता है कि उस समय पर जितने भी व्यापारी थे, ऑफिशियल्स, मर्चेंट मतलब व्यापारी, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, क्राफ्ट पर्सन मतलब जैसे लकड़ी का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले लोग, ऐसा माना जाता है। प्रोबेबली मतलब पक्के तौर पर नहीं कह सकते, शायद वो लोग शहरों में रहा करते थे, और गांव में जो फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे, यानी कि जो कैटल्स को अपने साथ में रखते हैं, उन्हें हर्डर्स कहा जाता है। और फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ रहा करते थे? गांव में रहा करते थे। In central India were forests where people gathered forest produce and hunted animals. यानी कि मध्य के भारत में, यानी कि मिडिल इंडिया में ऐसा माना जाता है कि खूब घना जंगल था उस समय पर, है ना। तो उन जंगलों में कौन रहा करते होंगे? जो जानवरों का शिकार करते थे, यानी कि उनकी हंटिंग करते थे, और जंगलों में मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करके राजा को दिया करते थे, है ना। राजा को जब भी जरूरत पड़ती थी, या राजा को गिफ्ट देना होता था। जंगलों में क्या क्या चीजें मिलती है सिखाया मैंने आपको, है ना। गोंद मिलता है ना, लाख मिलता है ना, खूब सारे हर्ब्स, जड़ी बूटियां मिलती है, फल फूल, ये सारी चीजें, रूट्स मिलती हैं, एनिमल्स, है ना, उनका मीट मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात, जंगलों में हाथी भी होते हैं। तो उन हाथियों को पकड़कर ट्रेन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर उन्हें अशोक की सेना में शामिल किया जाता था। इस वजह से अब अगर हाथी किसी राजा की सेना में है, तो उस राजा को अलग ही इंपॉर्टेंस मिलती थी, क्योंकि हाथी बेटा हाइट पर होता है, और अगर कोई राजा हाइट पर बैठा हुआ है तो उससे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अगर किसी राजा की सेना में बहुत ज्यादा हाथी हैं, तो उसको आधा जीता हुआ वैसे ही मान लिया जाता था,
क्योंकि जो नीचे खड़ा हुआ है वो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है। जो हाथी पर बैठा हुआ है वो नीचे खड़े हुए व्यक्ति को बहुत आसानी से मार सकता है ना। तो उस समय पर हाथियों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन आर्मी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। इसके अलावा और क्या खास बात है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, यानी कि मौर्यन एम्पायर अशोका के समय में इतना ज्यादा फैल गया था कि डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से वहां पर रूल किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्परर, यानी कि अशोक अब इतने बड़े साम्राज्य में वो अकेला तो घूम फिर नहीं सकता, है ना। उसके पास इतना समय थोड़ी होगा एम्परर के पास में कि वो हर जगह को अपने हिसाब से व्यक्तिगत इंडिविजुअली वहां पर जाकर डील कर सके, नहीं। तो वो केवल ज्यादातर अपना फोकस रखता था मगध और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया में। और जो दूसरे एरिया थे, यानी कि जो दूसरे हिस्से थे उसके साम्राज्य के, वहां पर उसने ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, है ना। यानी कि अलग अलग समाज के लोगों से अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसने अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, ताकि उन एरियाज को भी वो कंट्रोल में रख सके। Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. These officials were given salaries. इन ऑफिशियल्स को, यानी कि इन अधिकारियों को अपने काम करने के बदले में तनख्वाह दी जाती थी, और इन ऑफिशियल्स को यह अधिकार था कि जो राजा के आदेश को नहीं माने वो उसे सजा भी दे सकते थे। और टैक्स कैसे दिया जाता था, आपको प्रीवियस चैप्टर्स में सिखाया है। उसे कहते थे हम भाग, भाग या शेयर, है ना। भाग और शेयर क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है, और वो कितना होता है, 1/6 होता है, यानी कि हमें अपनी कमाई का 1/6 पार्ट भाग या शेयर या टैक्स के रूप में राजा को पे करना होता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद हम कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड।